सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्ले मेंबर का एपिसोड नंबर 433 और यहाँ से मामला थोड़ा सा और सीरियस हो जाएगा। जो पिछले एपिसोड में हुआ था आई गेस आपने उसे देख लिया होगा। अगर नहीं तो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। फाइनली थर्ड राउंड की बारी आ गई थी, जिसके लिए याओ क्लैन के सेकंड याओ शुआनी एक ग्रीन कलर के एंशिएंट गेट को समन करते हैं, जिसके अंदर से टेरिफाइंग लाइफ और रेडिएट हो रहा होता है। चलो हम यहाँ से देखते हैं आगे के मामले को। इस गेट के अंदर की दुनिया का नाम भले मेडिसिन वैली हो, लेकिन असल में कोई घाटी नहीं होती बल्कि एक एंडलेस स्पेस था। चारों तरफ की जमीन काफी उबड़ खाबड़ होती है और फैला होता है अजीब सा ऑरा। अगर ध्यान से देखा जाए तो कई पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी फील किया जा सकता था। खासकर हमारा ध्यान वो पहाड़ खींचते हैं जो कि ऑलमोस्ट बादलों को छू देते हैं, और यही थी असली मेडिसिन वैली। इस एरिया के किनारे में कई एंशिएंट स्टोन पिलर्स होते हैं, जिनमें से लगातार कुछ मिस्टीरियस रिपल्स रेडिएट हो रही होती हैं। और तुम्हारा भाई इन खम्भों की बात क्यों कर रहा है, आई गेस उसके बारे में आप जानोगे इस थर्ड राउंड के एंड में। इन खम्भों को कहा जाता है ज्यूलिंग टेरेस। हम जंगल के एक इलाके के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ के आसमान का स्पेस अचानक से फ्लक्चुएट होने लगा था। सुनाई देती हूँ बोइंग बज की आवाजें। स्पेस में एक लंबी सी लाइन बनती है, जिनमें से एक ब्लैक फिगर बाहर की तरफ शूट हो जाता है। याओ क्लैन के रूल्स के हिसाब से जो भी इस मेडिसिन वैली में एंटर करता है उसे कोई लाइफ सेविंग प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। यहाँ पे हर किसी को बस अपनी स्ट्रेंथ पे निर्भर करना पड़ता है, और अगर ये माउंटेन रेंज किसी की जान ले लेती है तो फिर ऐसे उसकी किस्मत मानी जाएगी। याओ क्लैन का मानना था कि जो भी इस ग्रैंड सेरेमनी से चुना जाएगा, मतलब नंबर 1 एल्केमिस्ट बनेगा, उसकी रिफाइनिंग के साथ साथ कॉम्बैट एबिलिटीज भी शानदार होनी चाहिए। यही कारण था जिसकी वजह से बस एक जंगल नहीं होता है, बल्कि होता है एक लाइफ एंड डेथ का बैटलफील्ड। यहाँ पे मौत कहीं भी छिप भी हो सकती है। हम एक बार फिर से सीन ले जाते हैं वापस से ऑर्डर माउंटेन के ऊपर, जहाँ मौजूद हजारों पावरफुल एक्सपर्ट्स अभी आसमान में फ्लोट करने वाले क्रिस्टल को देख रहे होते हैं। आखिरकार जो भी कंटेस्टेंट मेडिसिन वैली के अंदर गए हैं, उनकी प्रोजेक्शन इस क्रिस्टल में दिख रही थी। ऑफ कोर्स अगर कुछ हिडन जोन्स को छोड़ दिया जाए जहाँ कुछ भी नहीं आ सकता, बाकी पूरा सीन सबके सामने होता है। ये क्रिस्टल उन चीजों में से एक होती है जो इस कंपटीशन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बना के रखता है। ऑफ कोर्स हर चीज का बस फायदा नहीं होता है, बल्कि होते हैं कुछ नुकसान भी, क्योंकि एल्डर्स और बाकी के गार्डियंस मेडिसिन वैली के अंदर नहीं आ सकते। इसका मतलब ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने सेक्ट के मेंबर को मरते हुए देख ही पाएंगे। ये बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और ऐसा रूल याओ क्लैन की सेरेमनी में हजारों सालों से चलता आ रहा है। हमारा फोकस जाता है जियान के ऊपर, जो कि मेडिसिन वैली के एक एरिया के ऊपर अपेयर हुआ था। वो चारों तरफ देख के बोलता है क्या जबरदस्त वो एट्रीब्यूट की एनर्जी है। अगर मैं यहाँ की सारी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता हूँ और इसे मिलाता हूँ अपनी फायर एट्रीब्यूट से, तो मेरी कॉम्बैट पावर आसमान को छू जाएगी। जियान के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी। ये माउंटेन रेंज नेचुरल और से भरी होती है। उसे साफ समझ आ रहा था यहाँ पे अनगिनत जड़ी बूटियां होंगी जिन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स यहाँ पे आने वाला बस जियान नहीं होता है, उससे थोड़ी दूरी पे और भी कंटेस्टेंट्स अपीयर हो रहे थे। इनमें से एक एंशिएंट क्लैन का मेंबर उसे देख के हम करके बोलता है, हमारे पास 1 महीने का समय है, हम इस लड़के को बाद में देख लेंगे। बाकियों ने भी नोट करके हब्स को इकट्ठा करने का फैसला लिया था। ये शव 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 की आवाजों के साथ सीधा शूट हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। वहीं पे वो कमजोर लोग जो कि जियान से बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकते थे, इनका मामला अलग होता है। ये जियान को बिल्कुल बदकिस्मती वाला सितारा समझते हैं। ये मनी मन में उसे गालियां देते हुए पतली गली निकल लेते हैं। अब जियान का सोल परसेप्शन तो पहले ही चारों तरफ फैला हुआ था, और की स्मेल के साथ बोलते हैं पहले राउंड और दूसरे राउंड का जो असर है, लगता है उसकी वजह से मुझसे बच रहे हैं। खासकर शैनोंग और यानजुआन जैसे लोग, इनके इरादे तो पहले से ही नेक नहीं है। बेहतर हुआ कि मैं भी शुरुआत में इनसे टकराने से बचूं, वरना अगर इन सब ने मिलकर मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। खैर चलो पहले पहाड़ों के अंदर चलते हैं। जितने चालाक लोग हैं वो जानते हैं कि गहराइयों के साथ साथ बस हर्ब्स की क्वालिटी नहीं बढ़ती है, बल्कि साथ में इंक्रीज होते हैं खतरे भी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी वहां जाएंगे, और यही मेरे लिए मौका है। इतना कह के जियान फायर एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हवा में एक पफ बूम की आवाज गूंजी थी। जियान का फिगर बन जाता है किसी रॉकेट की तरह। वो सीधा माउंटेन रेंज की गहराई में चला गया था। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रास्ते में उसे लिंक जैसी कहीं दिखी नहीं थी। ये थोड़ा सा अजीब था। इस मेडिसिन वैली में हर जगह पर रेयर हर्ब्स मौजूद थी। वहीं पे जियान के हाथ में होता है क्वाज़ी होली लेवल का 8th ग्रेड प्रिस्क्रिप्शन। इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। अच्छी बात ये थी कि पूरी जगह ही खजाने की खदान जैसी थी। ऑफ कोर्स सब कुछ इकट्ठा करने के लिए जियान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं जियान किसी केव में दिखाई देता है तो कहीं किसी पेड़ के ऊपर। वो धीरे धीरे करके चप्पे चप्पे कुछ आने लगता है। ऑफ कोर्स इस तरीके से समय भी काफी तेजी से बीत रहा था। लग वक्त 3 दिन निकल जाते हैं। हम एक बार फिर से जियान के ऊपर फोकस ले जाते हैं, जो कि एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। वो कहता है 3 दिन की मेहनत के बाद अब मेडिसिन वैली का नक्शा मेरे दिमाग
दिमाग में थोड़ा क्लियर हो गया है और मैंने कई सारे इंग्रेडिएंट्स को भी कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी ऐसे 4 हर्ब्स बाकी है जिनके बिना इस प्रिस्क्रिप्शन को पूरा नहीं किया जा सकता। वो स्क्रोल को खोल के हर्ब्स के नाम को पढ़ता है, फिर वो भौं से खोल के बोलता है ब्लड फैंग डीमन फ्रूट वन मुरई। वन मुरई का तो नाम जिया ने सुना भी नहीं होता है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेडिसिन वैली सच में एक खजाना था जिसे याओ क्लैन ने अच्छे से छिपा के रखा है। जिया ने 3 दिन में सैकड़ों मेडिसिन हब को ढूंढ निकाला था, लेकिन अब जो 4 रह गए होते हैं बहुत ही रेयर ट्रेजर्स होते हैं। इनका ना ही उसके पास कोई सुराग था, तो बस वो चीजों को रैंडमली देख सकता था। जब जन अपने गहरे विचारों में खोया होता है, आसपास की जमीन में सुनाई देती रंबल रंबल की आवाजें, पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगे थे और धूल हवा में उड़ने लगी थी। फैलता एक फियर्स ऑरा। जन तुरंत ही अपने आप को रिकवर करके बोलता है डैम इट, मैं भूल गया था कि माउंटेन्स के बीच की जगह है, या कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं जिनका परसेप्शन बहुत शार्प होता है। रिलीज करता है जियान अपनी सोल पावर को। वो जानता था कि अब भागने का सवाल नहीं उठता, ये जो भी एंटिटी है जियान को उसका सामना करना ही होगा। तभी गूंजते कोई डोंग 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 की आवाजें। जियान से थोड़ी दूरी पे धुएं के गोल गोल गोले बनने लगते हैं, हवा ट्रेम्बल होती है और वर्ड चरमराने लगता है, साथ में एक फ्रेग्रेंस फैली थी। फाइनली जब जियान फोकस करता है उस दिशा में, उसे एक एंशिएंट ट्री जमीन से उभरता हुआ दिखाई दिया था। ये लगभग 100 मीटर ऊंचा होगा और ये धीरे धीरे बढ़ रहा होता है उसकी तरफ। स्पेशली इसके पास जैसा वॉलेंट हो रहा होता है, ये साफ तौर पे जियान को पहले स्पॉट कर चुका था। जियान आंखें नैरो करके बोलता है वुड पपेट डीमन है। हालांकि इसके पास ही बाकियों की तरह अलग अलग टहनियां होती हैं, लेकिन इनके बीच में इंसान जैसा शरीर भी दिखाई देता है। इसकी आंखें बस बहुत गहरी थी और शरीर पूरी तरह से जड़ों से बना होता है। ये सीधा जियान को देख रहा था। इनिशियल सरप्राइज के बाद जियान खुद को कंट्रोल में करता है। आती है उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल। वो खुद से बोलता है सच में मैं लकी हूँ, मेडिसिन वैली में कदम रखते ही मुझे वुड पपेट डीमन मिल गया। वहीं पे जब ऑल्टर माउंटेन में बैठे लोग इस सीन को देखते हैं, खासकर शिव सेक का शैनशी और येन सेक का एंसेस्टर येनियन, ये एक दूसरी तरफ मुस्कुरा के बोलते हैं ये वुड पपेट डीमन पूरी मेडिसिन वैली की सबसे डरावनी क्रीचर्स में से एक है। ये सदियों से जमीन से उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब इसकी इंटेलिजेंस किसी इंसान से कम नहीं होगी। ये दोनों बुड्ढे एक दूसरे को देख के हंसने लगे थे। जियान के ऊपर आने वाली मुसीबत से इन्हें बड़ा मजा आ रहा होता है। वहीं पे बाकी के लोग भी बोलते हैं ऐसे क्रीचर से निपटना ये जियान जैसे 7 स्टार दोशान के लिए आसान नहीं होगा। चलो देखते हैं कि आगे क्या करता है। दिखाई जाती है हमें जूनर, जो क्रिस्टल में उस सीन को देख के बोलती है वो टाइप का क्रीचर। ये वुड एल्फ जैसे पावरफुल तो नहीं है, लेकिन लगभग होली फ्लेम जितने रेयर होते हैं। हाउएवर उसके चेहरे पे स्माइल आती है। वो कंटिन्यू करती है शाओई को देखे हुए सच में काफी समय हो गया, लेकिन अभी जूनर को क्या पता था कि वो छोटा सा क्रीचर जो कि हमेशा जियान के साइड में घूमता रहता था, वो एक्चुअली में इंसानी रूप को ले चुका है। जूनर के दिमाग में अभी शाओई की वही पुरानी इमेज होती है। नजारा वापस से लौटता है जियान की तरफ। जिस तरीके के विचार जूनर के अलावा और बाकियों के दिमाग में आ रहे होते हैं, वैसे जियान के एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल नहीं होते हैं। उसके चेहरे पर डर का तो नामो निशान नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट की वजह से उसकी बॉडी की दिल की सर्कुलेट होने लगी थी। उसका वुड टाइप का दुख और बॉइल होता है, जैसे इस क्रीचर के अंदर कुछ ऐसा मौजूद हो जिसकी उसे बहुत जरूरत है। जियान गुस्से बोलता है वाह तो तुम्हें ये चीज चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि याओ क्लैन के ट्रायल्स इतने ज्यादा थ्रिलिंग होंगे। टेंशन कॉन्टिनेंट जहाँ पे सबसे ज्यादा वुड एट्रीब्यूट के कल्टिवेटर्स मौजूद होते हैं। जियान की वहां से वुड एट्रीब्यूट की मास्टरी काफी अच्छी हो चुकी होती है, लेकिन तब एक फाइनल शैकल था जो उसे अभी बांध रहा था। अगर उस बैरियर को तोड़ पाता है तो उसे अपने सेकंड एलिमेंटल एट्रीब्यूट का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। वुड एट्रीब्यूट की पावर को यूज करना और इसके एसेंस को मास्टर करना, ये एंटायरली अलग चीजें होती हैं। अगर जियान को अपने दूसरे 2 कोर का पूरा कंट्रोल मिल जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और फाइटिंग कैपेबिलिटीज एकदम स्काई रॉकेट हो जाएंगी। जियान के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वुड पपेट डीमन 8 साल तो इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुका है। ये बिना किसी डाउट के एक पावरफुल बीइंग है, लेकिन यही वो वजह होती है जिसकी वजह से जियान और भी ज्यादा एक्साइटमेंट फील करता है, क्योंकि क्रीचर जितना ज्यादा पावरफुल होगा इससे जो फायदे मिलेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। जब वुड क्रीचर देखता है कि जियान के चेहरे पे कोई भी डर नहीं दिख रहा है, गूंजते 2 वुश वुश की साउंड, 2 टहनियां लाइटनिंग स्पीड के साथ पड़ जाती हैं जियान की तरफ। इनसे वो पीले रंग की पत्तियां अलग हो गई थी जो गोल गोल घूम के एक अलग ही लेवल के अटैक को बना देती हैं। इन फ्लटर करती हुई पत्तियों से आसमान भर जाता है। उनके अंदर ऐसा शार्पनेस से भरा ऑरा मौजूद था जो अच्छे अच्छों को छल नहीं कर सकता था, लेकिन जियान की आंखें ग्लो होती हैं। एक्टिवेट होती है ड्रैगन को ट्रांसमिशन की फर्स्ट फॉर्म। खून उसका वॉल मारता है और बॉडी तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। शिश के साउंड से जियान के चारों तरफ हवा का बवंडर बनता है। धीरे धीरे उसकी त्वचा के नीचे से स्केल्स निकलने लगे थे। जो उन पत्तियों का तूफान जियान के शरीर से टकराता है, उसको क्रैश क्रैश की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जियान के स्केल्स पे खरोंच भी नहीं कर पाती। वो वुड पपेट डीमन धाड़ की बोलता है डाई। ये आवाज बिल्कुल मेटल से मेटल रगड़ने की होती है। एक हार्श जैसे किसी का दिमाग
दिमाग खराब हो जाए। इसका फिगर जो कि रफली जियान के हाइट का होगा, ये कम्प्लीटली डार्क एंशिएंट वुड से बना होता है। ना इसमें फ्लैश होता है ना ही कोई खून, लेकिन जो चीज हमारी नजरों को सबसे ज्यादा खींचती है वो थी इसके सीने में जलने वाली हल्की सी ग्रीन लाइट। ये ग्रीन लिक्विड जैसी चीज बिल्कुल किसी हार्ट की तरह पल्स हो रही थी। ये एक्चुअली में इसका हार्ट ही था जो कि उसकी सोर्स ऑफ पावर होती है। इसे धारते हुए देख जियान बोलते आ जाओ। उसका पैर स्लैम होता है जमीन पे और स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। वो क्रैकर्स की साउंड थंडर की तरह शूट हो गया था। जहाँ जहाँ से निकलता है वर्ड में डिस्टॉर्शंस रह जाते हैं। इसके रिप्लाई में वो ट्री डीमन अपनी दांती मीस की एक चीख मारता है। क्रैक क्रैक की आवाज से उसके तने में से कई टहनियां बिल्कुल अलग होने लगी थी। ये ऊपर हवा में जाके एक दूसरे में ट्विस्ट होती हैं। फाइनली बनता है कोलोसल ईगल, जिसकी पूरी बॉडी तो लकड़ियों से बनी होती लेकिन आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। इसका और एकदम कोल्ड और वॉयलेंट था। ये जियान को देखे एक तेज ईगल क्राई करता है। वहीं पे जियान ने जब इसके अंदर एनर्जी की एक्यूमुलेशन को फील किया, उसके एक्सप्रेशन सॉलम हो जाते हैं। हाथ जाता है रूलर की तरफ। स्पेस वैंग बस की वैसा कांपता है। टेक्निक का नाम होता है नो फेस स्लैश। रूलर को सीधा उस ईगल सोल में स्लैम कर दिया गया था। गूंजती एक बूम की आवाज, लेकिन न जाने क्यों ये अटैक पहले से कमजोर था। हालांकि इसे ईगल के कई पंख जो कि टहनियों से बने होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन आंखें हो जाती हैं और भी ज्यादा फेरोशियस। ये टूट पड़ती है जियान के ऊपर। फाइनली दोनों फिर से टकरा गए थे। हाउएवर जिस पॉइंट में कोलिजन होता है, जियान के चेहरे से वो काम एक्सप्रेशन तुरंत ही गायब हो जाते हैं। उसके अटैक की परकच्चे उड़ने लगते हैं। वो कहता है कैसे पॉसिबल है। उसके कंफ्यूजन और शॉक से भरे एक्सप्रेशंस को सेंस करके वो ईगल अपने दोनों पंखों को और तेजी से फैलाती है। वो चिया चिया की आवाज गूंजती है। ये कुछ ऐसा था जैसे वो जियान को मॉक कर रही हो। फाइनली अपनी बड़ी सी चोंच को खोल के वो जियान को डिवाओ करने के लिए बढ़ी थी। ये था एक फेटल अटैक। आसमान में गूंजती बैंग 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 की आवाजें। जानवी होल्ड बैक नहीं करता है। स्काई क्रशिंग रूलर हो या फिर मूविंग द स्काई, एक के बाद एक पावरफुल अटैक्स लॉन्च करे जाते हैं। जब बाहर ऑर्डर माउंटेन पे मौजूद वो लोग इस सीन को देखते हैं, खासकर वो वॉलेंट एनर्जी रिपल्स, जिसमें जियान की इमेज लगातार फ्लिकर होती हुई दिखाई दे रही थी। और फिर ये कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। क्राउड के बीच में फैल जाता है पैनिक। लोग कहते हैं क्या हुआ। इस ग्रैंड सेरेमनी का जियान एक ट्रू डार्क हॉर्स था। भले कई लोग उसे पसंद न करते हो, लेकिन वो उसे अंत तक देखना चाहते थे, खासकर उसकी एल्केमी स्किल्स को। और इस मोमेंट में वो गायब हो चुका होता है। वहीं पे सेकेंड शोनी सीन को देख के साय करके बोलते हैं, लगता है उस बुल पपेट डीमन ने इस लड़के को ट्रैप कर लिया है, क्योंकि क्रिस्टल और उसके बीच का ट्रांसमिशन तभी रुक सकता है। हम इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। अब बस सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करेगा। इवन उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान की पावर इतनी कमजोर होगी कि वो उस डीमन के सामने इतना भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन उनके दिमाग में एक और विचार आया था। वो सोचते हैं शायद यहाँ पे और कुछ चल रहा है। कैरवली जियान ने सबको मूर्ख बना दिया, लेकिन जुन्नर उनमें से नहीं थी। उसके चेहरे पे फेंट स्माइल होती है। वो खरगोश जैसी स्माइल के साथ बोलती है, ब्रदर जियान सच में चालाक है। उसके इंटेंट को वो ऑलरेडी समझ चुकी थी। आखिरकार जियान ने कुछ समय पहले जिस नो फेस स्लैश को इस्तेमाल किया था, वो उसके रियल अटैक से 10 गुना कमजोर होता है। इसका मतलब साफ था कि जियान अपनी असली पावर को दिखाना नहीं चाहता। वो अपनी रियल पावर को मास्क यानी कि हाइड कर रहा था। फोकस वैसे उसकी तरफ ले जाते हैं। जब जियान अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन से फील कर लेता है कि अब वो सर्विलेंस हट चुकी है, जो कि बाहर उसकी डिटेल्स को पहुंचा रही होगी, यानी कि अब उसे कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं था, इसलिए वो बिना छिपे बोलता है, हे क्या तुम्हें देखने में मजा आया। रूलर पीछे हटती है। एक जुश पफ की साउंड के साथ इस्तेमाल किया था नो फेस स्लैश। फर्क बस इतना था कि ये फुल स्ट्रेंथ वाला था। वो मैजेस्टिक ईगल सोल जो कि हमला करने वाली थी, वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब ट्री डीमन समझता है कि मामला यहाँ पे गड़बड़ हो गया, वो फटाक से अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके पीछे हटने लगा था। लेकिन जियान कहता है भागने की कोशिश भी मत करो। स्प्रेड डिवावरिंग ब्लड मॉन्यूमेंट अपीयर। आसमान में कई ब्लड रेड मॉन्यूमेंट्स अपीयर होते हैं, जो मफल्ड बूम बूम की आवाजों के साथ टेरिफाइंग प्रेशर को एमिट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। उस एंशिएंट ट्री को वहीं पे दबा लिया जाता है। जियान के पैर होते हैं हवा में प्रेस। उस एंशिएंट ट्री के सामने पहुंच के बोलता है, वुड पपेट डीमन, क्या तुम अपने आप ही बाहर आओगे या फिर मुझे खींच के निकालना पड़ेगा। उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल होती है। पिछली क्लास से जियान को मालूम पड़ चुका होता है कि वुड पपेट डीमन उतना एग्रेसिव नहीं है जैसी उसकी रेपुटेशन थी। इसके बारे में कुछ और होता है, कुछ कमजोर, लेकिन जियान तब भी अलर्ट रहता है। आखिरकार ऐसा भी हो सकता था कि जानबूझ के कमजोरी दिखा रहा हो, और सेंचुरी से जिस वुड एटीट्यूड की एनर्जी को इसने अब्सॉर्ब किया है, अगर उसे एक बार में इस्तेमाल किया गया तो जियान भी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर उस अटैक में भले ही उसकी जान बच जाए, लेकिन हड्डियां तो कई टूट सकती थी। धीरे धीरे समय निकलने लगता है। जियान करता है बस इंतजार। करीब 5-7 सेकंड्स के बाद उस एंशिएंट ट्री में से एक फ्यूरियस और शार्प वॉइस बाहर आती है, जैसे ऑलमोस्ट कोई हाउल कर रहा हो। वो आवाज कहती, तुम इंसान, तुम सबके सब हिपोक्रेट्स हो। तुमने हजारों सालों पहले मेरे एसेंस को चुरा लिया और अब फिर से वही करने आए हो। अगर मेरा वो स्पिरिचुअल कोड डैमेज नहीं हुआ होता तो तुम
हम अभी तक जिंदा कैसे होते हैं। जन आके नैरो करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम एक एक कदम पीछे लें, परहैप्स हम यहाँ पे एक डील कर सकते हैं। मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल सोर्स को रिकवर करने में हेल्प करूंगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी, और साथ में डीमन वर्ल्ड में जाने का एक रास्ता भी खोलूंगा, और बदले में तुम मुझे वो पावर दोगे जो तुम्हारी बॉडी में मौजूद है। बताओ तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। ये वुड पपेट डीमन सच में इन शब्दों से बहल जाता है। वो फिर से पेड़ के तने में से बाहर आके बोलता है क्या सच में? तो तुम हो कौन? इसका चेहरा स्टिफ और इमोशनलेस था, लेकिन आंखें इनमें हल्का सा डिसबिलीफ फ्लिकर हो रहा था। बियान फिर से काम आवाज में कहता है मैं बस एक इंसान हूँ जिसे एक बार डीमन वर्ल्ड में जाने का मौका मिला है। बाय द वे भी डीमन रेल ऑलरेडी रियूनाइट हो चुका है। मुझे लगता है तुम्हारी ऐसी स्पिरिट के लिए वापस लौटने का एक परफेक्ट टाइम है। तुम्हें वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। जान की कैलकुलेटेड लेकिन कैजुअल शब्द उस वुड पपेट डीमन के ऊपर गिरते हैं बिल्कुल थंडर की तरह। उसके अंदर ऐसा इमोशन जागा था जिसे उसने हजारों सालों से महसूस नहीं किया होता। ये फीलिंग होती है घर वापस जाने की। जंगल में शांति कुछ और समय तक ठहरती है। फिर जन अपनी काम आवाज में पूछता है तो बताओ तुम्हारा डिसीजन क्या है। उसकी आवाज ना ही हार्ड होती है ना ही सॉफ्ट, बस ऐसी थी जो कि आंसर को डिमांड कर रही हो। वो वुड पपेट डीमन कुछ और समय तक शांत रहता है, फिर वो गहरी आवाज में रिप्लाई करता है ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर एक बार भरोसा करूंगा। हाउएवर अगर तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत हुई तो फिर चाहे भले मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क कर दूंगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें डेफिनेटली सफरिंग फील करवा सकता हूँ। जियान नोट करके बोलता है ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि तुम जिस फॉर्म को भी यूज कर रहे हो, ये वुडन बॉडी, ये मुझे रियल सी नहीं लगती। तुम आखिर हो क्या? वो डीमन रिप्लाई करता है ये बॉडी बस मेरा फोर्ज फ्रैगमेंट है। जो उस याओ क्लैन के पेट्रियार्क याओवेन ने मेरी ओरिजिन एसेंस को 1000 साल पहले लिया था, तो उसने मेरे एवोल्यूशन को रोक दिया होता है। तब से हजारों साल बीत चुके हैं और मैं स्टैग्नेशन में फंसा हुआ हूँ। उसके बाद अब तक मैं बस अपनी आधी ओरिजिन को रिकवर कर पाया हूँ। जहाँ तक बात रही इस फेक बॉडी की, तो बस मैं इसे ही मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। वो थोड़ा ठहरता है फिर आगे पूछता है बाय द वे इससे पहले तुमने बोला था क्या तुम सच में मेरी डीमन रेल में जाने में हेल्प कर सकते हो? ये वे शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। उन खोखली सी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। इवन उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। इसमें एक डेस्परेट फीलिंग होती है। उस जैसे क्रीचर्स के लिए डीमन वर्ल्ड एकदम पैराडाइज था, जहाँ पे सारी स्पिरिचुअल एंटिटीज रह सकती हैं, और ना ही इंसानी हंटर्स घूमते हैं, और ना ही बस खाने पीने के मजे के लिए मैजिकल बीज को मारा जाता है। वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एक डिवाइन ऑर्डर के अंदर सारी रेसेस को एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट तो करी जाती है, लेकिन साथ में रेस्ट्रेन और बैलेंस भी मेंटेन होता है। जान भी मजाक की मूड में नहीं था। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है असेंड करने के लिए सारे हेवन और अर्थ के क्रीचर्स को अपने शैकल्स को तोड़ना पड़ता है, तभी वो असेंशन की कैटास्ट्रॉफी आती है। वो हेवन का थंडरस ट्रायल। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब किसी की पावर नेचुरली इस दुनिया की लिमिट में पहुंच जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली उस रेवोल्यूशन को समन करते हैं, मैं उससे भी तुम्हें असेंड करवा सकता हूँ। जियान की टोन ऑलमोस्ट मिस्टिकल थी, मतलब जैसे कोई जादू छिपा हुआ हो। वुड पपेट डीमन हल्के से नॉड करता है जैसे वो कन्विंस हो गया हो। वो पूछते है वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? जियान रिप्लाई करता है कि इस वैली में बहुत सारे प्रीशियस हर्ब्स हैं, क्योंकि तुम इन पहाड़ों की गहराई में रहते हो। आई गेस तुम में से कई जड़ी बूटियों के बारे में पता होगा जो कि वाइटैलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प कर सकती हैं। मैं तुम्हें अपनी पीक कंडीशन में लौटने के लिए 1 दिन देता हूँ, उसके बाद बाकी का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। वो डीमन बोलता है लेकिन अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर भी कर लेता हूँ, मेरी ओरिजिन तभी डैमेज रहेगी। मैं बिना उसके अगले 1000 सालों में भी कैटास्ट्रॉफी को ट्रिगर नहीं कर सकता, मतलब ट्रिबुलेशन को, और अगर गलती से ऐसा हो भी आता है तो मैं उसे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जियान कहता है चिंता मत करो, इसे संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम्हारा ओरिजिन एसेंस चाहिए जिसे मैं अपने वुड टाइप के 2 कोर में रिफाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी असेंशन सक्सेसफुल हो। जियान को कॉन्फिडेंस बस उसकी होली फ्लेम ही नहीं दे रही होती, बल्कि उसके अंदर ऐसी सीक्रेट पावर छिपी हुई थी जो कि थंडर्स एनर्जीज को हैंडल कर सकती है। और मैं बात कर रहा हूँ शाओली की। अब जियान के ट्रिबुलेशंस कोई ऐसी चीज नहीं रह गई होती जिसकी वजह से उसे बहुत डरना पड़े। वुड पपेट डीमन फाइनली नॉड करता है। वो तैयार हो जाता है अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए। हाउएवर इससे पहले वो जा पाता है, जियान कहता है रुको, मैं यहाँ पे याओ क्लैन के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। मेरे लिए इस मेडिसिन वैली के माउंटेन्स का मैप तैयार करो। उसमें वो सारी टेरिटरीज मार्क होनी चाहिए जहाँ पे बड़े बड़े 20 क्लैंस रहते हैं और मौजूद हैं वो रेयर हर्ब्स। बदले में अगर तुम्हारी असेंशन के दौरान कुछ भी गलत होता है और तुम फेल हो जाते हो, तो मेरे मुंह से तुम्हारे बारे में कोई भी शब्द नहीं फैलेगा, ना ही तुम्हारी कमजोर ओरिजिन के बारे में और ना ही इस डील के बारे में। ये सुन के वो डीमन थोड़ी देर तक तो हेस्टेट करता है, लेकिन फिर बाद में डील कर ही लेता है। स्पेशली जियान ने जैसी कॉम्बैट एबिलिटीज दिखाई थी
वो जानता था कि उसकी ईर्ष्या दुशान के सैन के साथ भी इस लड़के को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। वहीं पे अगर ये इंसान सच में उसे डीमन रेन तक पहुंचा सकता है, जियान पे भरोसा न करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। धीरे धीरे उसका फिगर फेड होने लगा था। कुछ ही पलों में इस जंगल में फिर से वो शांति लौट आती है। चिड़ियां फिर से चहचहाने लगी थी और फूल फिर से खिलने लगते हैं जैसे पहले कुछ हुआ ना हो। जानवी गहरी सांस लेके वहीं बैठ जाता है क्रॉस लेग पोजीशन में। वो खुद से बोलता है, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं डीमन एम्पर या फिर बाकी के डीमन किंग से कुछ असैसिन स्क्रॉल्स मांग लेता। इससे मुझे फालतू में परेशान नहीं होना पड़ता। जियान के चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल थी। अक्सर जरूरी चीजें तब याद आती हैं जब पूरा मामला निकल जाता है। और तो और यहाँ पे आयरनी ये थी कि अगर उस वुड पपेट डीमन को पता होता कि जियान को डीमन एम्पर से कनेक्शन रखता है तो शायद वो अब तक खुद घुटनों पे आ चुका होता। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये करीब एक दिन के बाद की बात थी जब फॉरेस्ट में से डीमन की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो कहता है, तुमने जिस मैप की डिमांड कर दी थी वो मैंने तैयार कर लिया और मेरी ट्रू बॉडी, मेरा वुड सोर्स, ये तुम्हारे एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान रखना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, वरना मैं अपने ओरिजिन को जला के राख कर दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बोलने की टोन तो काफी काम होती है, लेकिन इसमें धमकी एकदम चाकू जैसी पहनी थी। जैसे लकी बोलते, ऑल राइट, चलो पहले हम एक दूसरी जगह ढूंढ के बैठ के फोकस करते हैं। मुझे वहाँ पे तुम्हारी पावर का ट्रेस चाहिए होगा जिससे ट्रेवलेशन को समन किया जा सके। मैं तुम्हारे लिए ट्रेवलेशन को हैंडल करूंगा, लेकिन ध्यान रखना और फाइनल टेस्ट तुम्हारे लिए है। वो ट्रेवलेशन लाइटनिंग जज करेगी कि क्या तुम्हारी बॉडी और सोल डीमन रेल में जाने के लिए वर्दी हुई है, और अगर तुम उस स्टेज में फेल हो जाते हो तो तुम्हारी बॉडी और स्पिरिट दोनों ही खत्म हो जाएंगे। फिर मैं चुपचाप से तुम्हारे वुड सोल्स को कलेक्ट कर लूंगा। डीमन गहरी आवाज में कहता है, मैं समझ गया, प्लीज शुरुआत करो। अगर तुम सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं बोलूंगा। गूंजती कुछ क्रक क्रक की आवाजें उसकी बॉडी को और भी लकड़ी ढकने लगती है। बन जाता है एक वुडन आर्मर जो कि उसकी ट्रू फॉर्म को छिपा रहा था। जानवी ठंडी सांस भरता है, फिर गूंजती है उसकी तेज आवाज। वो कहता है, होली फ्लेम इग्नाइट, फेंगजोशियान कंडेंस नाउ। उसकी बोलती हुई वेंगम की साथ पावरफुल फ्लक्चुएशन फैली थी। अचानक से आसमान ट्विस्ट होने लगता है और चारों तरफ जो रोशनी फैली होती है वो भी हो जाती है डिम, जैसे सब कुछ थम चुका हो। फिर वो बूम 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 के साथ गड़गड़ाते हुए बादल न जाने कहां से जियान की खोपड़ी के ऊपर के आसमान में अपीयर हुए थे। ये बिल्कुल समुद्र की वेव्स की तरह रोल कर रहे होते हैं। ऐसे जियान अपनी हथेली को उठाता है और स्विच की साउंड साथ एक ज्वालामुखी की तरह फ्लेम इरप्ट होती है जो शूट हो जाती है आसमान की तरफ। इसमें उस वुड डीमन की लाइफ का थ्रेड भी जुड़ा हुआ था जो कि सीधे जाकर इन बादलों में घुस जाता है। इस मोमेंट में हेवंस ट्रेम्बल होते हैं और ऊपर के थंडर क्लाउड्स के बिल्कुल हार्ट में एक सिल्वर लाइट बीम कंडेंस होती है। इसका निशाना था वुड पपेट डीमन। खास बात यह थी कि इस लाइट बीम के अंदर बस डिस्ट्रक्टिवनेस नहीं होती है, बल्कि इससे एक ऐसा लाइफ ऑरा फैल रहा था जिसमें से जियान बेहद प्योर वुड एसेंस को फील करता है। थंडर बूम बूम की साउंड का रोल करते हैं, फिर क्रैकल क्रैकल अटैक की साउंड के साथ ये बिजलियां नीचे की तरफ बरसने लगती हैं। हाउएवर इससे पहले ही पहुंच पाती है वो डीमन के पास, जियान की बॉडी में से एक लाइटिंग बोल्ट निकलता है जिसने शाओले का फॉर्म लिया था। अचानक से ऊपर से नीचे आने वाली सारी लाइटनिंग्स किसी चुंबक की तरह शाओले की तरफ खिंच जाती हैं। ये सीन देखने में सच में खतरनाक था। उन बूमिंग क्रैकलिंग आवाजों की एको दूर दूर तक फैल गई थी। शाओले को बिजलियों के स्टॉर्म ने ढक लिया होता है। इसी मोमेंट में ऊपर के सिल्वरी क्लाउड्स बीच में से हटे थे। निकलता है एक लाइट ब्लड जो कि जमीन को आसमान से जोड़ लेता है और इसके बिल्कुल बीच में थी वुड पपेट डीमन की बॉडी जो कि धीरे धीरे राइज होने लगी थी। उसका वो ट्रू फॉर्म, वो सोर्स एसेंस, ये अपने आप को रिवील करता है। जब फ्लक्चुएशंस जियान के पास पहुंची थी उसकी आंखों में ग्लो अपीयर हुआ था। जियान बोलता है, क्रीचर सच में उन लेजेंडरी वुड एल्व्स के लेवल को टच करता है। अगर पेट्रियार्क याओवे ने इसके ओरिजिन को चुराया नहीं होता तो शायद अब तक ये इवॉल्व हो गई एक असली एल्फ बन चुका होता। खैर आसमान से आने वाली उस लाइट बीम ने उस वुड पपेट डीमन को एकदम कोकून की तरह ढक लिया होता है। होने लगता है ट्रांसफॉर्मेशन। बीच हवा में हवर करने वाला जियान चुपचाप से इंतजार करता है। वो जानता था कि अब जो भी होगा उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। ये करीब आधे घंटे के बाद की बात होगी जब वो सफेद और हरे रंग का कोकून खुलने लगा था। इसके वो रेशे हटते हैं और अंदर से निकलता है क्लस्टर जिसके अंदर बिल्कुल छोटा सा फिगर मौजूद होता है। ये बिल्कुल किसी उंगली के बराबर था लेकिन हल्का सा इंसान जैसा लगता है। खासकर इसका वो प्योर लाइफ वाला एक रियल वुड एल्फ था, खुद नेचर की ब्लेसिंग जो कि काउंटलेस नेचुरल एसेंस से बना होता है। अगर रेयरिटी की बात करिए तो ऐसे विंग्स इवन होली फ्लेम से भी कम होते हैं। बेसिकली ये वुड एल्फ था। इसके अलावा 4 और तरीके के होते हैं जो थे गोल्ड, वाटर, फायर और अर्थ। किसी भी कल्टिवेटर के लिए इन 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स में से किसी की ब्लेसिंग हासिल करना ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। इवन जियान का शाओई जो कि एक फायर एल्फ या फिर फायर स्पिरिट कहा जाएगा वो भी इस मिरेकुलस क्लास में बिलोंग करता था। जियान खुद से बोलता है, ठंडर ट्रिब्यूलेशन फेड हो गई है, अब तुम्हारा फाइनल स्टेप बचा है।
जियान के एक इशारे से शाओले वापस लौट आया था, लेकिन वो सिल्वरी बीम अब भी हेवन और अर्थ को जोड़े हुए होती है। वो हटने का नाम नहीं लेती और उसके अंदर वो छोटी सी चीज जिसे वुड पपेट डीमन की ओरिजिन कहा जाएगा, ये लगातार ट्रिबुलेशन के बैप्टिज्म को सह रही थी। अगर इस फाइनल ट्रायल को क्रॉस कर लेती है और पहुंच जाती है उन सिल्वरी क्लाउड्स तक, तो वहां से वर्ड को चीर के सीधा डीमन रियल्म जा पाएगी। वहीं पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसेंशन हो जाएगी फेल, जिससे उसकी स्पिरिट और बॉडी दोनों का ही नामो निशान नहीं बचेगा। आसमान में क्रैकल हो रही सिल्वरी बिजलियों के फिलामेंट्स को इस माउंटेन रेंज में काफी दूरी से देखा जा सकता था। हालांकि ट्रिबुलेशन तो ऑलमोस्ट जा चुकी थी, लेकिन थंडर क्लाउड्स अभी पल्स हो रहे होते हैं। इनमें से बार बार चिंगारियां निकलती थी और हर एक स्पार्क एक टेरिफाइंग डिवाइन फोर्स को रखता है। ये कंटिन्यूअसली हिट करते हैं वो डीमन पपेट की ओरिजिन को, जैसे उसकी एसेंस को बैप्टाइज कर सकें, वो टेस्ट कर सकेंगे क्या ये वर्दी है। धीरे धीरे डिस्टर्बेंस और भी बड़ी होती जाती है। आसमान में इकट्ठी होने वाली उस ट्रेमेंडस एनर्जी ने यहाँ के कई पावर हाउसेस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जगह जगह पर सुनाई देते थे शौक से भरे हुए कमेंट्स। ये अल्केमिस्ट जो कि चुपचाप से अपनी हर्ब्स को कलेक्ट कर रहे थे, ये भी अपने चेहरे पे ऑ से भरे एक्सप्रेशन को लेके आसमान की तरफ देख रहे थे। सीन दिखाया था ऑल्टर माउंटेन का। देखने वालों में से एक बोलता है थंडर क्लाउड, इनके बारे में कुछ अलग है, ये पिल ट्रिबुलेशन तो नहीं लगती। इसके अंदर हेवन अर्थ की एक अलग तरीके की टेम्परिंग पावर है, खासकर वो लाइट पिलर। यहाँ पे किस तरीके की असेंशन हो रही है। हालांकि अब भी क्रिस्टल में जियान का सिल्हूएट तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वैली के चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा होता है वो सबकी आंखों तक पहुंच रहा होता है। स्पेशली वो डिवाइन बीम ऑफ लाइट जो कि आसमान की सीने को फाड़ के आई होती है, और टेरर की वजह से बीस्ट और बर्ड्स एकदम चिल्ला रहे होते हैं जैसे इन सबकी रूहें कांप गई हो। वो याओयिन जो कि खुद एक हाई लेवल की एल्केमिस्ट होती है, वो अपने मुंह को ढके बोलती है, सीन ये तो एक तरीके का स्पिरिचुअल असेंशन जैसा लग रहा है। उसने क्लैन के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि कुछ एंटिटीज किस तरीके से इवॉल्व होती हैं। लेकिन इनका वो एल्डर जिसका नाम था ले चैनरेन, वो अपनी आंखों में क्यूरियोसिटी को लेके बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी आंखों से किसी बीइंग को असेंड करते हुए देखूंगा। हाउएवर अभी याओयिन के एक्सप्रेशन हो चुके थे डार्क। आखिरकार कई हजारों सालों पहले उस वुड डीमन की ओरिजिन को चुराने वाले यही थे। वो सोचते हैं ये ऑरा, ये तो उसी ओल्ड वुड पपेट डीमन का लग रहा है जिसे मैं तब मिला था। हालांकि तब से समय गुजर चुका है, लेकिन इसमें भी वो असेंशन के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस याओ क्लैन के फेस्टिवल में फेयरनेस बनाए रखने के लिए सारी हर्ब्स, स्टोरी साइट्स, इवन मेडिसिन वैली के अंदर के गार्डियन बीड्स को भी अच्छे से अरेंज किया जाता है। इन सब की निगरानी करी जा रही थी, लेकिन फिर मछली हाथ से कैसे निकल गई। स्पेशली कोई इसे नोटिस नहीं कर पाया। आखिर परेशानी हुई कहाँ पे है। ऑफ कोर्स अगर इस पेट्रिया को मालूम पड़ता कि ये सब जियान का करा कराया है, तो आज गुस्से की वजह से अपने बाल नोच डालता। एक्चुअली में इसकी थिंकिंग ये थी कि जब वुड पपेट डीमन एक बार फिर से अपनी ओरिजिन को रिस्टोर कर लेगा, तो फिर से किसी को भेज के उस ओरिजिन को कलेक्ट करेगा। आई नो ये काफी क्रूअल चीज है, लेकिन जिन्हें पावर की भूख होती है वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन जाता है फिर से मेडिसिन वैली के अंदर। हालांकि जब थंडर ट्रिबुलेशन चल रही थी तो मैजिकल बीस्ट ये अपनी धुन दबा के अपनी गुफाओं में घुस के बैठ गए थे। लेकिन अब जो स्लाइड बीम को देखते हैं उनकी आंखें हंगर और एनवी से भर जाती हैं। इनके लिए स्पिरिचुअल बीइंग को सेंड करते हुए देखना एकदम इंटॉक्सिकेटिंग था, मतलब मन मस्त मगन। आखिरकार एसेंशन से रिलीज होने वाला हर एक एनर्जी का थ्रेड एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एक चांस पावर को हासिल करने का। इस एसेंशन पिलर के साइड में खड़े हुए जियान के एक्सप्रेशन सब भी काम थे, लेकिन उसने चुपचाप से अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैला लिया था। जियान जानता था कि चीजें बस अच्छी नहीं जाने वाली, और कुछ देर के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो लोमड़ी ऐसे दांत दिखाती हुई बोलते, ओ तो तुम यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हो। फिर क्या नेक्स्ट इंस्टेंट में बूम की साउंड के साथ दो चकाचौंध करने वाली लाइट बीम्स आगे शूट होती हैं। इनकी स्पीड टेरिफाइंग होती है और इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। खासकर इनकी स्ट्रेंथ होती है ऐसी जिसे स्पेस ही बीच में से फट जाता है। ये सीधे जियान के डिफेंसिव ऑरे को तोड़ते हुए बढ़ जाते हैं पिलर ऑफ असेंशन की तरफ। अभी थंडर क्लाउड से नीचे आने वाला लाइट पिलर अपने क्रिटिकल मूवमेंट्स में था। अगर ये सब इंटरप्ट किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो वुड पपेट डीमन जो कि 1000 साल से उम्मीद लगा के बैठा है वो खाक में मिल जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? वेल आई डोंट थिंक सो। आपको इसके बारे में क्या लगता है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मुझे लगता है अब आप गैस कर सकते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है, और जिनसे उनका इंतजार नहीं किया जा रहा है उनके लिए चैनल की मेंबरशिप ओपन है। आप डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के नेक्स्ट पार्ट को आज एंजॉय कर सकते हो। फिर भी जिनका पेट न भरे और रहना चाहे हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। अब तुम्हारे भाई का एनर्जी लेवल हो चुका है डाउन, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा आराम करना चाहिए।